नमस्कार, जय हिंद। आज एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का 7वां लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। खूब अच्छे से मेहनत करिए, कम समय है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी जो कुछ हमसे हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सीरीज अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप स्टार्ट करता है। उसने प्रत्येक वर्ष उसमें 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाए। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी 85,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया तथा बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप शुरुआत के 4 वर्ष बाद 1,95,000 के प्रॉफिट में पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। चलिए देखते हैं। चालीस हजार के साथ ए अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ए का इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 40,000। कह रहा है उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाए। हर साल उसने अपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 बढ़ा दिया और ऐसा वो 4 वर्षों तक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो टोटल टाइम हमको 4 वर्ष दिया हुआ है। तो पहले साल अगर उसका इन्वेस्टमेंट 40 है और वो हर साल अगर 10,000 बढ़ा रहा है तो अगले साल 50 होगा, इसके अगले साल 60 होगा और इसके अगले साल हमारा 70 हो जाएगा। ये इसके 4 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। हर साल वो 10,000 बढ़ा रहा है। बी के लिए कह रहा है कि बी ने क्या किया। बी ने 2 वर्षों बाद 85,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो 85,000 को केवल 85 लिखते हैं। इसने 2 साल बाद 85,000 लगाया है। फिर उसके बाद बी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, कोई अतिरिक्त निवेश नहीं किया, यानी जो भी उसका 85,000 का इन्वेस्टमेंट है वो आगे के बचे हुए 2 सालों के लिए लगा रहा। तो इसका जो नेक्स्ट समय बचा हुआ है केवल 2 साल, क्योंकि ये 2 साल बाद आया था। टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,95,000। उसमें ए का पार्ट पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। पहले यहां से हम लोग ए का इन्वेस्टमेंट निकाल लें और यहां से बी का। आप अगर 40, 50, 60 और 70 को जोड़ोगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 220। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 220। बी का इन्वेस्टमेंट अगर इस तरीके से निकालें तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 170। देख सकते हैं ए का इन्वेस्टमेंट पूरे 4 साल के लिए था, ये पहले साल का इन्वेस्टमेंट है। हर साल 10,000 बढ़ा रहा है, तो ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का। बी 2 साल बाद आया था, तो बी के लिए जो समय बचा वो केवल 2 साल बचा, तो उसका 85,000 का इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए लगा रहा। अगर हम इनका अनुपात बनाएं, इनका रेशियो बनाएं, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 22 और 17 का। तो ए रेशियो के अकॉर्डिंग 22 है, बी रेशियो के अकॉर्डिंग 17 है। दोनों का टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 22 और 17 जोड़ने पे हमारा हो जाता है 39, यानी 39। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1,95,000। यहां से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 39 का 5 गुना हो जाएगा 195 और 3 जीरो है तो 3 जीरो आप लगा दीजिए। उसमें ए का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो ए का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो रेशियो में आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारी 22 है। 22 का आप मल्टीप्लाई कर दे दिए, 22 गुणे 5 हो जाएगा 110 और 3 जीरो भी लगे हैं और तो एक 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 देखिए आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर अगर हमसे बी का अगर पूछा होता तो हम 17 की वैल्यू निकाल लेते, 17 का गुणा करते 85,000 आ जाते। देखिए ऑप्शन में वो भी है, लेकिन हमें बी का नहीं पूछा गया, हमें ए का पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा 1,10,000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का जो रेशियो है वो अगर 2:3 का है तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। देखिए कह रहा है कि कोई चित्र होगा, कोई भी चित्र ले लेते हैं। ऐसे हम लोग एक चित्र बना लेते हैं कि ये एक चित्र है। इस चित्र को 2 हिस्से में हमने बांट दिया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये नीचे का। ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उसका एरिया आपस में बराबर है। कह रहा है कि किसी
नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का जो प्रयोग है वो 4:3 के रेशियो में किया गया है, यानी पूरे चित्र में नीले और पीले रंग का जो प्रयोग हुआ है वो 4:3 के रेशियो में हुआ है पूरे चित्र में। यदि ऊपरी हिस्से में नीले पीले रंग का जो अनुपात है वो 2:3 का है, ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का जो रेशियो है वो 2:3 का है, तो हमसे पूछ रहा है कि निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का उपयोग किस रेशियो में हुआ है। तो नीचे वाले हिस्से में पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में हुआ है। यहां से हम लोग देख सकते हैं इस चित्र को हमने दो पार्ट में बांटा है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो होगा इनका जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब है कि नीले और पीले रंग का जो टोटल प्रयोग ऊपर हुआ होगा उतना ही कलर का, जितने कलर का यूज ऊपर हुआ होगा उतने ही कलर का यूज नीचे हुआ होगा। ये एक अलग बात है, ऊपर नीला ज्यादा यूज हुआ हो, पीला कम हुआ हो, नीचे नीला कम हुआ हो, पीला ज्यादा हुआ हो, वो सब हो सकता है। लेकिन नीले प्लस पीले का जितना कलर का यूज ऊपर हुआ होगा उतने ही कलर का यूज नीचे हुआ होगा, क्योंकि ऊपर नीचे का एरिया बराबर है। पूरे पेंटिंग में, पूरे चित्र में नीले और पीले का प्रयोग 4:3 के रेशियो में हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 40 और 30। तो नीले का प्रयोग ऊपर 40 हुआ है और पीले का प्रयोग ऊपर 30 हुआ है, यानी पूरे चित्र में अगर हम बात करें तो पूरे कलर का यूज जो हुआ है वो 70 हुआ है। 40 और 30 अगर जोड़ दें तो ये 70 हो जाएगा। पूरा कलर हमारा 70 यूज हुआ, 70। 70 में ऊपर नीचे का एरिया अगर बराबर है तो इसका मतलब है 35 का प्रयोग ऊपर हो गया होगा और 35 का प्रयोग ही नीचे हुआ होगा। अगर मैं इस 35 को अगर मैं 2 और 3 के रेशियो में बांट दूं, जैसा कि सवाल में हमको कह रहा है कि नीले और पीले का रेशियो 2:3 है, तो आप देख सकते हैं ये 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो रहा है। 5 का 7 गुना 35 हुआ, तो 7 गुना करोगे 2 का तो 7 दूना 14 और 7 त्रिका 21। तो यानी ऊपर नीले का प्रयोग 14 का हुआ है और पीले का प्रयोग 21 का हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी पेंटिंग में नीले कलर का प्रयोग 40 हुआ है। 40 में अगर 14 प्रयोग ऊपर हुआ है तो नीचे कितना हुआ होगा? दोनों मिला के हमारा 40 आना चाहिए। 40 में अगर 14 घटा दें तो नीचे प्रयोग हमारा नीले कलर का 26 हुआ होगा, तभी तो 26 और 14 मिला के 40 हो पाएगा। टोटल पेंटिंग में पीले कलर का प्रयोग 30 हुआ है। 30 में ऊपर हमारा पीला आप देख पा रहे हैं कि 21 यूज हुआ है, तो 30 में अगर 21 घटा दें तो नीचे प्रयोग जो हुआ होगा वो 9 हुआ होगा, तभी तो 21 और 9 मिला के 30 हो पाएगा। पूछा जा रहा था रेशियो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं नीले और पीले कलर का जो उपयोग हुआ है वो 26 और 9 के रेशियो में हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 26 और 9 जोड़ के देख सकते हैं, 26 और 9 जोड़ने पे हमारा 35 होता है। 35 का यूज ऊपर भी हुआ है, 35 का यूज नीचे भी हुआ है, टोटल यूज कितना हुआ है? 70। तो नीचे का हमसे रेशियो पूछ रहा था 26 और 9, 26 और 9 देख लीजिए, आंसर हमारा सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी के बीच का जो मध्यानुपात है यानी कि मीन प्रोपोर्शनल है वो हमारा बी है। ए माइनस बी का क्यूब और बी माइनस सी का, यहां पर क्यूब है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे क्यूब होना चाहिए। ठीक है, यहां भी क्यूब होना चाहिए, यहां भी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्यूब कर लेंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए माइनस बी का क्यूब एंड बी माइनस सी का क्यूब, ये क्यूब होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर गलत लिखा था। ठीक है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि ए और सी के बीच का जो मध्यानुपाती है वो बी है। मध्यानुपात के मतलब समझते हैं हम लोग, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। दो संख्या अगर तीन अगर 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 इस तरीके से अगर दो संख्याएं दे दी जाएं 4 और 9 और इनका मध्यानुपाती आपसे पूछ ले, तो हम बीच में दो बार इस तरह से x लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणे 9 कर लेते हैं, तो 36 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती निकालते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। चलिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका यही है कि मैं यहां से डायरेक्ट सी की वैल्यू उठा लूं, सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस क्वेश्चन में उठा के रख दूं। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए पहले इसको करके देख लेते हैं। ऊपर हमारा है ए माइनस बी का क्यूब होल क्यूब, नीचे बी माइनस सी का होल क्यूब। सी की जगह पे हम लोग रख देंगे बी स्क्वायर बाई ए,
बी स्क्वायर बाई ए, इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, ऊपर हमारा a माइनस बी का होल क्यूब जैसे लिखा है उसको रहने दीजिए, उसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे से अगर हम लोग b कॉमन ले लें, यहां ध्यान रहे यहां क्यूब है पूरे पे, अगर हम नीचे से अगर b कॉमन ले लें यहां से, तो अगर b कॉमन लोगे तो चूंकि टोटल ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा है तो जो वैल्यू कॉमन आएगी उस पे भी हमारा क्यूब आ जाएगा। यहां से b चला गया तो यहां 1 बचा, और यहां से एक b चला गया तो b बचा अपॉन a बचा, और साथ में क्यूब बचा। ठीक है, तो हमने नीचे से क्या किया, नीचे से b कॉमन ले लिया। b कॉमन ले लोगे और चूंकि पूरे पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा है तो जो b कॉमन आएगा उसके ऊपर भी क्यूब लग जाएगा। b चला गया तो यहां 1 बच गया, यहां b स्क्वायर था, एक b चला गया तो एक b बच गया, नीचे का जो a है वो पड़ा रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन ये b क्यूब जैसे है वैसे रहने दीजिए इसको। इसको a को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a, पूरे पे क्यूब लगा है, क्यूब लगा दो। ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब है, नीचे जो b क्यूब है रहने दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब रहने दीजिए, और ये जो a है ये a पे क्यूब लगा है तो a का क्यूब हम लोग इधर बाहर कर लें। इस तरीके से आप देख सकते हो ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरा पूरा कट गई। a क्यूब ऊपर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा a क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो आंसर हो गया a क्यूब अपॉन बी क्यूब। देखिए आंसर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, a क्यूब अपॉन बी क्यूब, a क्यूब इज टू बी क्यूब। तो हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लंबा है, आप इसको और छोटा कर सकते हैं, अगर ये तरीका आपको ठीक लग रहा है तो अच्छा है, नहीं तो और अगर हम लोग इसको छोटा करें तो और छोटा कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको ये फाइंड करना है और ये हमें दिया हुआ है। इसकी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। देखिए हमसे कह रहा है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो आप ए बी सी की वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। आप ए बी सी की ऐसी कोई वैल्यू रख दीजिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अगर हम लोग यहां से अगर ए की वैल्यू अगर हम लोग रख लें, अगर हम लोग रख लें ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर हम लोग रख लें 2, बी की वैल्यू अगर हम लोग रख लें 4, और सी की वैल्यू रख लें 8, कोई और वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि 3 ऐसी वैल्यू रख लीजिए जहां पे ये सेटिस्फाई हो जाए, और चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी हमारी बनाती है ना, ये हमारा जो आप जिसको आप मीन प्रोपोर्शन कहते हो, मध्यानुपाती कहते हो, उसको आप गुणोत्तर माध्य भी कह सकते हो। तो आप गुणोत्तर श्रेणी में 3 कोई संख्या ले लीजिए, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जहां अनुपात बराबर होगा। आप देखिए ये सेटिस्फाई करेगा, अगर बी की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ 2 और 8 का अगर गुणा करोगे तो ये भी 16, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप ए बी सी की यही वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही यही एबीसी की वैल्यू उठा के क्वेश्चन ऑप्शन में रख दीजिए, जो मैच कर जाए वो सही है। चलिए करके देखते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों ने 2 ली है, बी की वैल्यू हम लोगों ने 4 ली है, क्यूब कर दीजिए। बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू हमारी 8 है। 2 में से 4 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, -2 का आप क्यूब करोगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ भी क्यूब है। 4 में से अगर आप 8 घटाओगे तो -4, -4 का क्यूब करोगे तो -64 कटेगा, तो 1/8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1/8। अब आपको ऑप्शन पे चेक करना है कि 1/8 कहाँ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो क्या पहला ऑप्शन a क्यूब अपॉन सी क्यूब को सॉल्व करने पे क्या 1/8 आ रहा है। a की वैल्यू 2 रखी है तो 2 रखो, 2 का क्यूब 8, सी की वैल्यू 8 रखा है तो 8 का अगर क्यूब करोगे तो 512, इससे अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 64, 1/64। क्या ये इसके बराबर में आया? नहीं आया, यानी इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। इस तरीके से अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें, दूसरा ऑप्शन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और सी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आंसर आ गया 1/4, जबकि आंसर आना चाहिए था 1/8। यानी ये भी हमारा आंसर जो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ये भी हमारा गलत है, तो ये भी गलत हो गया भाई। इस तरीके से
आप अगले को चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को चेक करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, पी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, वैल्यू हो गई 1/16। क्या 1/16 आंसर है? नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर ये भी गलत है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, चौथा ऑप्शन, वो सही है। आप उसको भी चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8, बी की वैल्यू आप 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अगर इसको काटते हो तो 8 बार में कट जाएगा 1/8, और ये 1/8 इसके बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 4 8 रखो, 1 2 4 भी रख सकते हो, 1 2 4 भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी बनाएगा। ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू रख लो जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, और वही वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पहले रख दीजिए और फिर ऑप्शन में रख के सेटिस्फाई करा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 वार्षिक दर से, 18 नहीं 18% होगा, ऊपर परसेंट लगा हुआ है, 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10%, यहां भी आपका प्रतिशत होगा, आप देख सकते हैं यहां भी प्रतिशत है। 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। ठीक है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? कह रहा है 18% के रेट से 3 साल का जितना भी साधारण ब्याज होगा, 10% के रेट से 2 साल के लिए 9,000 रुपए का जो भी चक्रवृद्धि ब्याज है उस ब्याज का आधा है। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें 9,000 रुपए का 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 9,000 रुपए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया है 2 साल का। 2 साल का ब्याज निकालने, आप चाहो तो रेशियो लगा के निकाल सकते हो, 2:1 का रेशियो बनता है हमारा, या आप इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से निकाल लो। अगर 9,000 का 10% निकालेंगे तो 900 हो जाएगा, फिर 9,000 का 10% निकालोगे 900, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज का भी 10% आपका ब्याज आएगा, तो यानी ये 90 हो गया। टोटल हमारा जो ब्याज हो गया वो हो गया 1890। ये 1890 हमारी सीआई हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज है उस चक्रवृद्धि ब्याज का आधा, यहां देख सकते हैं आधा है, क्या आधा है? साधारण ब्याज। ठीक है, यानी अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1890 आया है तो अगर आप 1890 का आधा करोगे तो ये हमारा 945 हो जाएगा। ये 945 हमारा साधारण ब्याज है भाई, और ये साधारण ब्याज जो आया है वो 18% की दर से 3 साल के लिए आया है। तो 18% की दर से अगर 3 साल का साधारण ब्याज देखा जाए तो 18 × 54% होगा, और ये 54% ब्याज हमको 945 के बराबर दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए राशि क्या थी, यानी मूलधन। मूलधन का मतलब हमसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 54% की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप इसमें 54 का भाग कर लो और इसमें 100 का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से देख सकते हैं, 9 से कट रहा है 6 बार में, 9 से 9 0 9 5 45, 3 से काट सकते हो, 3 2 6, और ये 3 से वैल्यू कटेगी तो ये हो जाएगी 35, 2 से कटा तो ये 50 हो गया, तो आंसर हो गया 35 × 50, 0 35 × 5 175, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1750। 1750 देखते हैं आंसर, 1750 हमारा सी ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले साल 3% के दर से 3 साल, अगले साल 5 वर्षों के लिए 4%, इसके अगले साल 7 वर्षों के लिए 6% है। यदि वह 2,059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है? चलिए देखते हैं। पहले हमको 3% की दर से 3 साल की बात कर रहा है, तो 3% की दर से अगर मैं 3 साल का ब्याज निकालूं तो ये ब्याज हो जाएगा 9%। अगले 4% की दर से 7 साल की बात हो रही है, अगले 5 वर्षों के लिए 4% की बात हो रही है, अगले 5 वर्षों के लिए 4% की बात हो रही है, तो 4% ले लेते हैं 5 वर्षों के लिए, यानी कि 20% हो जाएगा। ठीक है, और अगले 7 वर्षों के लिए 6% की बात हो रही है, तो 6% हमारा है अगले 7 साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 42%। तो 42 और 20 62, और 62 और 9 हमारा हो गया 71%। तो हमारा जो ब्याज बना
वो ब्याज हमारा 71% बना। यही ब्याज जो 71% है वो 2059 के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा कि 71% जो है, 71% जो है वो 2059 के बराबर है। पूछा जा रहा है उधार ली गई राशि बताइए, यानी मूलधन बताइए क्या था। मूलधन का मतलब हमारा 100%, हमको 71% मालूम है, 100% निकालना है। तो मैं इसमें 71 का भाग कर दूं और 100 का गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 दूना 14, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 140 हो गया, 142 हो गया। तो 142 का मतलब हो गया 48 और 5 53, 48 और 53। ठीक है, और फिर 7 5 चौगठ। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये हमारा जा रहा है 29 बार में जा रहा है। तो 29 बार में जा रहा है और ये हमारा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2900। ठीक है, 2900 देख लीजिए आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा 29। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की। बेचते समय 20% की वह छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ होता है। उस वस्तु की उत्पादन लागत क्या है? देखिए, उस वस्तु की जो उत्पादन लागत है, यानी जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100% मान लेते हैं। लागत मूल्य से 40% अधिक वो उसका मूल्य रखता है, 40% अधिक रखता है, तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा, जो मार्क प्राइस होगा, वो 140% हो जाएगा। बेचते समय वह उस पर 20% की छूट देता है, तो 20% ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। 20% इसका अगर निकालोगे तो 28 हो जाएगा। 28 अगर कम करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 112। यानी आपने उस वस्तु को पहले कह रहा क्या? पहले कह रहा कि 40% अधिक रखा, जितना भी क्रय मूल्य था उससे 40% अधिक हमारा अंकित मूल्य है। इस अंकित मूल्य पर हमको 20% छूट की बात कह रहा था, तो 140 का 20% 28 कम कर दिया, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य आ गया 112। 100 रुपया हमारा क्रय मूल्य था और हमने उसको अंतिम में बेचा है 112 में, तो आप देख पा रहे हैं आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 12% का प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में 48 रुपए के बराबर दिया है। तो 12% की वैल्यू रुपए में 48 के बराबर है, तो 12 का 4 गुना आपका 48 होता है। आपसे पूछा जा रहा है वस्तु की उत्पादन लागत। उत्पादन लागत मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 100% की बात कर रहा है। तो जिस प्रकार ये 4 गुना है, वैसे ही हम 100 का 4 गुना करेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 हमारा बी ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, तो हम लोग 100 की बजाय फिर 140 निकालते। अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए वस्तु का जो विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, वो क्या था, तो हम लोग फिर 112 की वैल्यू निकालते। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपया है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए, कुछ लोग, अब देखिए हमें यह चीज मालूम है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च और बचत का जो योग होता है वो हमेशा आय होता है। आपने 100 रुपया कमाया, 90 रुपया खर्च किया, तो इसका मतलब है 10 रुपया आपने बचाया। तो खर्च और बचत मिला के आय होती है। आपको क्वेश्चन में आय दी गई है 13,500 रुपए, खर्च दिया गया है 9,000 रुपए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 9, अगर 13,500 में से अगर हम 9,000 घटा देंगे तो बचत जो हो जाएगी वो 4500 हो जाएगी। 9,000 और 4500 मिला के हमारा 13,500 हो जाएगा। कह रहा है कि उसका वेतन 14% बढ़ गया। ये उसकी आय जो है, ये कह रहा है कि आय जो है वो आय इसकी 14% बढ़ गई। खर्च जो है वो उसने 7% बढ़ा दिया, तो इस खर्च को उसने 7% बढ़ा दिया। पूछा जा रहा है बताइए उसकी बचत में वृद्धि कितने परसेंट की होगी। बचत देखते हैं। अब देखिए कुछ लोग इसको
13,500 और 9,000 से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। आप 13,500 का 14% निकालोगे, फिर 9,000 का 7% निकालोगे, फिर घटाओगे, फिर देखोगे कि वो जो वैल्यू आई वो 4500 का कितना परसेंट है, उसमें समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप इनका रेशियो बना लीजिए। आप देख सकते हो कि रेशियो बनाओगे तो ये वैल्यू 2020 सब में कट ही रहा है। 45 से अगर इसे काटा जाए तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, और ये हमारा 1 बार में। तो आप सिंपल वैल्यू कर लीजिए, इसको सिंपल कर लीजिए, जितना भी आप सिंपल कर सकते हैं काट लीजिए। तो इसका रेशियो बना लीजिए 321। 321 को अब चूंकि परसेंट निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो परसेंटेज निकालना हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी आय को 13,500, 9,000 और ये खर्च को 9,000 और बचत को 4500 मानने की जगह पे मैं मान लेता हूं कि मेरी आय जो है वो 300 है, खर्च 200 है, बचत 100 है। जो रेशियो इनमें बनेगा वही रेशियो इसमें बनेगा। 300 का 14% बढ़ाने की बात हुई है तो 300 का 14% हम जानते हैं 42 रुपया होगा। 200 का 7%, 200 का 7% हो जाएगा 14। अब ये दोनों जोड़ने पे इस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर हम 14 में कितना जोड़ दें कि 42 हो जाए, तो 14 में अगर हम 28 जोड़ते हैं तो 14 और 28 हमारा 42 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बचत है वो 100 वाली वैल्यू बढ़ गई, कितनी 28 बढ़ गई। 100 28 का हम जानते हैं 100 28 का 28% होगा। तो इसका मतलब हमारी जो बचत है वो 28% बढ़ चुकी है। तो 28% आंसर देखिए सी ऑप्शन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रेशियो से आप इसको सॉल्व करिए, 45 से कट जाएगा, वो 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में। इसको 300 200 100 मान लीजिए। 300 का 14% बढ़ाएंगे तो 42 होगा। 200 का 7% 14 हो जाएगा। 42 में से 14 घटा दोगे तो ये वैल्यू 28 हो जाएगी, तभी 28 14 जोड़ने पे 42 हो जाएगा। 28 बढ़ा 100 से 2800 का 28%। तो खर्च हमारा जो बचत हमारा है वो बचत हमारा 28% बढ़ गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्णांक का मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे 42 अंक अधिक प्राप्त होता है उसे। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये एक नंबर लाइन बना ली हमने। यहां पर अगर कोई छात्र आता है, इतने अंक पाता है तो वो पास हो जाएगा, इसके आगे भी पास है लेकिन इसके पीछे फेल हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर वो फेल हुआ है तो यानी इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कहीं पीछे होगा। 20% उसने नंबर गेन किए और वो फेल हो गया कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। आगे कह रहा है लेकिन जब वह 32% पाता है तो उत्तीर्णांक से 42 अधिक पाता है। यानी जब वो 32% नंबर पा जाता है तो जितने नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे वो 42 अंक ज्यादा पाता है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। कम से कम यहां आपको पहुंचना है पास होने के लिए, इसके पीछे फेल हो, इसके आगे पास हो। तो इधर फेल हुआ 30 अंकों से, इधर पास हुआ 42 अंकों से। पूछा जा रहा है उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए। चलिए देखते हैं। 20% और 32% का अगर हम लोग अंतर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12%। अंकों में अगर अंतर देखें तो -30 और +42 में अंतर, जब भी माइनस प्लस का अंतर लेते हैं तो वो डिफरेंस हमारा जुड़ जाएगा। तो 42 और 30 जोड़ोगे तो कितना होगा 72। इसको घटाइएगा मत, घटाते कब है जब दोनों प्लस होते और अंतर लेते तो घट जाती वैल्यू, दोनों माइनस होता अंतर लेते तब भी घट जाता, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस में है तो डिफरेंस लेने पे वैल्यू जुड़ जाएगी, तो ये 72 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 12% की वैल्यू अगर 72 आ गई तो 1% की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि 6 अंक 1% के बराबर हैं। पूछ रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जब इसने 20% अंक प्राप्त किए तो 30 अंकों से फेल हो गया। तो क्यों ना मैं ये पता कर लूं कि जो 30 अंक से फेल हुआ है वो 30 अंक प्रतिशत में कितने के बराबर हैं। अगर मैं उन 30 अंकों को पता कर लूं कि प्रतिशत में कितने के बराबर हैं और मैं उस प्रतिशत को इस प्रतिशत में जोड़ दूं तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज पे आ जाएगा। चलिए, मुझे पता करना है 30 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे। 6 का 5 गुना 30 होता है, तो इसका 5 गुना करोगे तो 5% हो जाएगा। जिस तरह से इसका 6 गुना, ये देख सकते हैं इसका 6 गुना है,
इधर से देख लीजिए, 6 का 5 गुना 30, तो इसका 5 गुना, यानी 30 अंक उसके 5% के बराबर हुए। अगर ये 30 अंकों से फेल हुआ तो 30 अंकों से फेल होने का मतलब है कि प्रतिशत में वो 5% से फेल हुआ। अगर ये 5% नंबर और पाता तो पास हो जाता। 20 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होगा वो 25% हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप 42 अंक पता कर लेते कितने प्रतिशत के बराबर है और वो 32 में से घटा देते। 6 अंक 1% के बराबर है तो 6 सत्ते 42 यानी 7% हो जाएगा। 32 में 7 घटा देते तब भी 25% आंसर आ जाता। तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 25% हो गया, तो 25% यानी कि डी ऑप्शन। वैसे भी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम लोग आसानी से कर सकते थे। देखिए, अगर वह 30% 32% अंक लेकर पास हुआ है तो निश्चित तौर पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होगा वो 32 से तो कम ही होगा, क्योंकि 32 पे तो वो पास हो गया, 32% पे पास हो गया, तो जो कम से कम परसेंटेज चाहिए था वो 32 से तो कम ही रहा होगा। अब 32 से कम देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। लेकिन ऑप्शन के भरोसे आप एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां और भी ऑप्शन होते जो 32 से नीचे होते, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने पे ही फोकस रखिए। ऑप्शन का जो खेल है वो ऐसे तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में कहीं ना कहीं वो काम नहीं करता, वो चीज दिक्कत करेगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305 4655, देखिए यहां पे वैल्यू गलत है, यहां ऊपर 4665 लिखा है, तो 4665 लिखा है तो यहां 4665 होगा, ये 4665 है। ठीक है, इसको व्हाइट सी कर देते हैं, 4665 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए, आपको याद रहना चाहिए, समान शेषफल की बात जब भी करें क्वेश्चन में तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हों, आपको समान शेषफल तभी मिलता है जब आप संख्याओं के डिफरेंस यानी उनके अंतर से भाग देते हैं, या उनके अंतर के फैक्टर यानी कि गुणनखंड से भाग देते हैं। जैसे दो छोटे नंबर अगर देख लें, जैसे मान लीजिए अगर हम 50 ले लें और 36 ले लें, और आपसे पूछा जाए कि बताइए 50 और 36 में किस संख्या से भाग दें कि समान शेषफल बचेगा, तो आप सबसे पहले 50 और 36 का अंतर ले लीजिए। 50 और 36 का अंतर होगा 14। अगर आप 14 से दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो आपको शेषफल समान मिलेगा। देखिए, 14 से अगर मैं 50 में भाग दूं तो 14 तिया 42, तो 42 यानी आपको शेषफल कितना मिला, 8 मिला। अगर इसी 14 से अगर हम लोग 36 में भाग दें तो 14 दुना 28, 14 दुना 28 का मतलब यहां भी शेषफल 8 मिला। देखिए शेषफल बराबर मिला, 8 मिला। या तो आप 14 के गुणनखंड करके देख लीजिए, अगर मैं 14 का गुणनखंड करूं तो 14 का गुणनखंड 7 और 2 होगा। अगर आप 7 और 2 से भी भाग देंगे तब भी आपको शेषफल समान मिलेगा। अगर मैं 7 से भाग दूं 50 में तो 7 सत्ते 49, शेषफल 1 हुआ। 7 से 35 में भाग 7 से 36 में भाग दूं तो 7 बचे 35 और शेषफल यहां भी 1 मिला। तो देखिए शेषफल दोनों में बराबर मिला। अगर आप 7 से भाग ना देके 2 से भाग दे तब भी देखिए आपको शेषफल बराबर ही मिलेगा। 2 से अगर मैं भाग दूं 50 को तो 2 पूरा पूरा काट रहा है 50 को, यानी अगर 2 पूरा काट रहा है 50 को तो यहां से शेषफल 0 हुआ। 2 से 36 को काटोगे तो इसको भी पूरा काट रहा है, यहां से भी शेषफल 0 हुआ। यानी जब 2 से मैंने भाग दिया दोनों संख्याओं में तब भी शेषफल मुझे बराबर मिला। तो हमको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब भी संख्याओं में समान शेषफल की बात कहता है कि भाग देने पर समान शेषफल मिले, तो ये समझ लीजिए कि या तो आप संख्याओं के अंतर से भाग देंगे या उसके किसी ऐसे गुणनखंड से भाग देंगे। ठीक है, अब यहां पर ये तो संख्याएं 2 थी, हमने 2 संख्याओं का एग्जाम्पल लिया। अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हो, 3 संख्या हो, जैसे इसी क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं, अगर आपको 3 संख्याएं दे दी जाए ए बी सी और आपसे कहा जाए कि समान शेषफल चाहिए, तो समान शेषफल के लिए आप पहले इसका अंतर लोगे। अब सपोज करो इसका अंतर आ गया P, फिर हमने इसका अंतर लिया, इसका अंतर आ गया Q, और फिर हमें इसका भी अंतर लेना पड़ेगा, तो इसका अंतर हो गया R। जब 2 संख्याएं थी, अगर A और B जब 2 संख्याएं थी तो डिफरेंस तो एक ही मिलेगा और वही आंसर हो जाएगा। फिर फैक्टर करने की, गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन
जब तीन संख्याएं होंगी तो अंतर इनका भी लोगे, इनका भी लोगे और इनका भी लोगे। अब आप P को आंसर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि P A और B को हो सकता है कि भाई सेटिस्फाई कर दे, करेगा ही, लेकिन हो सकता है C को सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि वो C का डिफरेंस तो नहीं है। Q को भी आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि Q B और C को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि वो उनका अंतर है, हो सकता है वो A को सेटिस्फाई ना करे। R A और C को सेटिस्फाई कर सकता है, हो सकता है वो B को सेटिस्फाई ना करे। तो हम कैसे करेंगे? फिर हम देखेंगे इस P को भी ब्रेक करेंगे, Q को भी ब्रेक करेंगे, R को भी ब्रेक करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। इनका गुणनखंड में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो तीनों के गुणनखंडों में कॉमन है। मान लीजिए कि हमने इसको तोड़ा, तो P को तोड़ा तो ये स्मॉल a और स्मॉल b में ब्रेक हुआ, इसे तोड़ा तो ये स्मॉल a और स्मॉल c में ब्रेक हुआ, इसको तोड़ा तो ये स्मॉल a और स्मॉल d में ब्रेक हुआ। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल a यहां भी है, स्मॉल a यहां भी है, स्मॉल a यहां भी है, स्मॉल a सब में कॉमन है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। यानी किया क्या हमने? सबसे पहले ए बी का अंतर लिया, फिर बी सी का अंतर लिया, फिर ए सी का अंतर लिया, जो इनका अंतर आया पी क्यू और आर, इनका एचसीएफ ले लिया, इनका एचसीएफ। इन तीनों में कॉमन क्या है? ए हाईएस्ट कॉमन है, एचसीएफ ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 1305, दूसरी वैल्यू है 4665 और तीसरी वैल्यू है 6905। समान शेषफल की बात कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इनका अंतर ले लें। तो इनका अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 3360। इसका अंतर ले लेते हैं तो ये हमारा, ठीक है, 8 में 6 गया 2 और ये हो गया 2240। ठीक है, 0, 10 में से 6 गया 4 हो गया और यहां से 8 में से 6 गया 2 हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस ले लोगे तो ये 0, ये 0, 6 में 9 हो गया 6 और ये हो गया 5600। तो हमने सबका अंतर लिया। इसका अंतर आ गया हमारा 3360, इसका अंतर आ गया 2240, इसका अंतर आ गया हमारा 5600। अब हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है, कौन सा फैक्टर है जो सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, तो संख्या बहुत कठिन नहीं है, आप चाहो तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप एचसीएफ अपना निकाल सकते हो, लेकिन संख्या चूंकि बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी आसान सी संख्या दिख रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं 11, अगर इसको तोड़ूं तो ये 1120 गुणे 2 लिखा हुआ है। इसको देखो, ये 1120 गुणे 3 लिखा हुआ है और इसको देख सकते हैं ये 1120 गुणे 5 लिखा है। तो 1120 सब में कॉमन दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। अगर आप एक बार में इतना बड़ा अगर आप नहीं देख पा रहे हो कॉमन, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जो आपको कॉमन दिखता हो। जैसे आपको 0 पहले कॉमन दिखा, पहले 0 उठा लो, फिर आप देख लो क्या भाई 2 से कट रहा है क्या, फिर 2 उठा लो, 3 से कट रहा हो तो 3 उठा लो। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके अलग कर लीजिए। या और भी तरीके हैं एचसीएफ निकालने के, और भी तरीके हमने एचसीएफ में पढ़ाए हुए हैं, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया, जो तीनों में कॉमन फैक्टर है, वो आ गया 1120। 1120 जो हो गया वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल समान बचेगा। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो 1120 को आप जोड़ोगे तो ये हमारा 1 1 2 2 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसके अंकों का योग 4 होगा, तो आप 4 देख सकते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1/√11 माइनस 2√30 माइनस 3/√7 माइनस 2√10 माइनस 4/√8 माइनस 4√3। ठीक है, देखते हैं। इसको कह रहा है कि सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकालिए। देखिए, हमें मालूम है कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू दिख रही है आपको, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी ये हमारा रूट ब्रेक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने जब भी पढ़े होंगे, घातांकड़ी पढ़ा होगा या सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, वहां पे इस तरह के बहुत सारे सवाल आपने किए होंगे। तो सबसे पहले अगर हम होल स्क्वायर बनाते हैं तो इस वाली वैल्यू से हम लोग बनाते हैं 2ab। क्या बनाते हैं? 2ab। 2ab का 2 हमको दिख रहा है, इसको ऐसा ब्रेक करिए 30 को कि गुणा करने पर 30 हो जाए और जोड़ने पर 11 हो जाए।
तो आप देख सकते हैं 6 और 5 में टूट रहा है। देखिए हमको यहाँ पर रूट के बाहर बगल में 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आपको 2ab का टर्म मिलता है। तो 2ab के लिए 2 का होना यहाँ पर जरूरी है, नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। 2ab का 2 हमें आराम से यहाँ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस 30 को तोड़ोगे 6 और 5 में, 6 25 30 और 6 और 5 का अगर योगफल करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो अंदर वैल्यू है वो √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर बना रही है, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए माइनस का होल स्क्वायर बनाएगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और जब माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू को बाद में रखेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो 2ab का 2 मिल रहा है, 10 को तोड़ोगे तो 5 और 2 में टूट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 2 जोड़ने पे 7 हो जाएगा। जो चीज यहाँ गुणे में बननी चाहिए वही यहाँ जोड़ पे बननी चाहिए। 5 और 2 में टूट रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, यहां पे 2ab के लिए हमें 2 की जरूरत है, लेकिन यहां तो 4 लिखा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां 4 को हटाएंगे और 4 की जगह पे हम लोग 2 बनाएंगे, और जो एक 2 बच जाएगा वो 2 अंदर चला जाएगा। तो मैं यहां पर 4 को लिखूंगा 2। अब 4 को मैंने 2 लिखा तो जो 2 बच गया वो अंदर चला गया। अच्छा, 2 अंदर जाएगा और 3 अंदर पहले से है, तो 2 अंदर जाएगा तो 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, और 3 पहले से है तो 4 और 3 का जब गुणा होगा तो 12 होगा। 3 अंदर पहले से था, 2 को अंदर ले गए तो वो हमारा 4 बना, 4 और 3 का गुणा 12 है। अब आपको बस ये सोचना है कि भाई 2ab का 2 तो हमें मिल ही रहा है यहाँ पर। अब इसको 12 को ऐसा क्या तोड़ दें कि गुणा करने पे 12 हो जाए, जोड़ने पे 8 हो जाए। तो आप देख सकते हैं 6 और 2 में टूटेगा, 6 और 2 हमारा गुणा करने पे 12 होता है, जोड़ने पे 8 होता है। तो यानी कि अगर ये 6 और 2 में ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब √6 माइनस √2 का ये होल स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, प्लस यहां से वैल्यू आ जाएगी, रूट हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, रूट ब्रेक हो जाएगा। यहां से भी ऐसे ही कर लेंगे, √5 माइनस √2, यहां से भी ऐसे ही कर लेंगे, इसको भी बाहर कर लेंगे तो √6 माइनस √2। अब आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाइए। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट का मतलब है कि माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस लेकर हम लोग साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें टाइम खराब होता है। आप इसको क्विक किया करिए, तेजी से करिए। ये माइनस है तो ऊपर ले जाके साइन को प्लस कर दो, और अगर प्लस है तो माइनस कर दो। तो ये माइनस है तो ऊपर ले जाके हम लोग इसको प्लस कर देंगे। और ध्यान देंगे इनके वर्गों का अंतर कितना बन रहा है। अगर इसका वर्ग करोगे तो 6 होगा और इसका वर्ग 5 होगा, तो 6 और 5 का अंतर 1 होगा। वो अंतर मुझे 1 नीचे रखना होगा। अब 1 को नीचे लिखे या ना लिखे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दो, लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको रखनी ही पड़ेगी। अब आते हैं आगे, इसको ऊपर ले जाते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं ये माइनस है तो ऊपर जाके हमारा क्या बन जाएगा, प्लस। और इनके वर्गों का अंतर आप देखोगे, इसका वर्ग 5, इसका 2, 5 और 2 का अंतर 3 आएगा। तो नीचे आप इसके 3 लिखोगे, लेकिन जब नीचे 3 लिखोगे तो नीचे का 3 ऊपर के 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ना तो नीचे 3 लिखने की जरूरत है ना ऊपर 3 लिखने की जरूरत है। अगर ऊपर 3 ना होता तो नीचे आपको 3 लिखना पड़ता, लेकिन नीचे जो 3 आएगा वो ऊपर 3 से कट जाएगा। तो नीचे ऊपर दोनों जगह से 3 हटा दो। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो जब ये वाला माइनस का चिन्ह आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस भी हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस है, ऊपर जाके हमारा प्लस बनेगा। इनके वर्गों का अंतर देखिए, इसका वर्ग होगा 6, इसका 2, 6 और 2 का अंतर हमारा 4 होगा, तो इसके नीचे 4 आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर 4 पहले से लिखा है, तो नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 को पूरी तरीके से काट देगा। तो ना तो नीचे 4 लिखने की जरूरत है ना ऊपर 4 लिखने की जरूरत है। यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस आएगा और ये भी हमारा फिर से माइनस हो जाएगा। अब जो कट सकता है काट लो। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये हमारा +√6 और -√6 कट गया, +√5 -√5 कट गया, और ये दोनों ही माइनस में हैं तो इसलिए ये कटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा। तो -√2 और -√2 हमारा -2√2 हो जाएगा। तो -2√2 हमारा आंसर आएगा। देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एसएससी जीडी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके और क्वेश्चन के अभ्यास करिए ताकि तेजी से कर पाए इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 243 की पावर n/5 इंटू 3 to the power 2n+1 अपॉन 9 to the power n इंटू 3 to the power n-1। ये लिखा हुआ है। इसका आंसर पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं।
पहला मेथड तो ये है कि आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते चले जाइए। जैसे ये 243 लिखा है, 243 हम जानते हैं 3 की पावर 5 होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 5, और जैसा n/5 ऊपर लिखा है वो रहने दो, ये जैसे लिखा है उसको वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाइए, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो ये 2n हो जाएगा, और गुणे में जो आपका लिखा हुआ है वो रहने दीजिए। यहां से ये 5 कैंसिल हो गया, यहां 3 पे पावर n है और यहां 3 पे पावर 2n+1 है, दोनों का बेस बराबर है। तो जैसा कि हम लोगों ने घातांकड़ी का रूल पढ़ा है, a⁴m और a⁴n का अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेस अगर बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो इसी तरीके से इन दोनों का बेस बराबर है, पावर जुड़ेगी, तो 2n और n हो जाएगा 3n, और 3n और +1 है ऊपर। नीचे आ जाइए, यहां भी बेस बराबर है, पावर जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n-1। अब आप देख सकते हैं ये 3 की पावर 3n इस 3 की पावर 3n से कट जाएगा, यहां 3 की पावर 1 बचेगा, यहां 3 की पावर -1 बचेगा। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से। अब इसको काट लीजिए, यहां 3 की पावर 1 यानी 3 बचा, ये 3 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 का मतलब 1/3, और 3 फिर ऊपर चला जाएगा, 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। अब इसको काट मत देना, ये ऊपर जाएगा गुणा होगा, तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 9, हमारा आंसर 9 आएगा। 9 देख सकते हैं, बी ऑप्शन है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम आपका थोड़ा लगता है। हम इसमें समय बचा सकते हैं। देखिए हर एक सवाल में समय बचे ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कि कुछ सवालों में शॉर्टकट ना बन रहे हो, उसमें थोड़ा समय हमें देना पड़े। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर 7, 8, 10 प्रश्नों में भी अपने समय बचा सकते हैं तो आपको वो समय बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब ये समय बचेंगे तभी आप अन्य सवालों में आप समय दे पाएंगे। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सवाल अगर एवरेज टाइम अगर हो सकता है कि 30 सेकंड का हो, लेकिन अगर कोई सवाल में आपको हो सकता है कि थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट लग गया, तो वो जो 30 सेकंड ज्यादा लगे वो 30 सेकंड आप मैनेज कैसे करोगे? आप 30 सेकंड इसी तरीके से मैनेज करोगे कि अगर एवरेज टाइम मेरा 30 सेकंड का है तो कुछ सवाल तो ऐसे भी होने चाहिए जो हम 15 सेकंड में भी कर लें। तो उसी चीज के लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन में आप इसको वैल्यू पुटिंग से बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पावर में n दिख रहा है, तो आप n की वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, कुछ भी रख सकते हैं। बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखा करें, वैल्यू पुटिंग करते वक्त ऐसी कोई वैल्यू मत रख दें जहां पे नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या इस तरीके से लिखी है और आपने n की वैल्यू 0 रख दी, तो n की वैल्यू 0 रख दी, तो ये आप देख रहे हो कि ये अब फिर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगी वैल्यू। तो यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, n 0 नहीं रख सकते तो कुछ और रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 1/n-1, अब यहां पे आप n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0, फिर नीचे 0 आ जाएगा। तो 1 को छोड़ के कुछ और रख लो, 0 रख सकते हो, 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, 1 नहीं रख सकते। अगर यही n-2 हो तो अब यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग 2 नहीं रख सकते, 2 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 रख दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। कुल मिला के हमें ऐसी वैल्यू रखनी होगी जहां पे डिनोमिनेटर जो उसका हर है वो 0 ना होने पाए। यहां पे मैं n की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो ऐसी कोई समस्या मुझे यहां पर नहीं दिख रही है, कहीं डिनोमिनेटर यानी हर हमारा 0 नहीं होगा। आप 0 के अलावा कुछ और भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दो, लेकिन 0 पे आप सबसे पहले ट्राई किया करो। 0 रखने से क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। आप 1, 2 भी रखोगे तब भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। 0 रखते हैं, अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये 0 रखने से ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए 0 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, 243 की पावर 0 हो गया, 1 हो गया, उसका काम खत्म। यहां पे अगर 0 रखते हो तो ये 2n की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, लेकिन 3 की पावर ये +1 भी तो है, तो 1 पड़ा रहेगा। यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां 9 की पावर अगर मैं 0 रखता हूं तो किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 9 की पावर 0 का मान भी 1 होगा। यहां पे 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 3 की पावर हमारा -1 रहेगा।
यहां ऊपर 3 है, नीचे 3 की पावर हमारा -1 है। 3 की पावर -1 को 1/3 लिख सकते हो और 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू हम बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 अंकों की हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आप जानते हैं एक अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 9 संख्याएं हैं। तो यानी कि एक अंकों की टोटल मेरे पास 9 संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 10 की पावर 1 माइनस 10 की पावर 0। अगर 10 की पावर 1 को रखोगे तो 10 होगा, और ये 10 की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आया? 9। देखो 9 संख्याएं हैं। अगर आपसे इसी तरह पूछा जाए 2 अंकों की कितनी संख्याएं, अब आप जानते हैं 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? 10 से। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हमारी क्या होगी? 10 होगी। 10 के बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, और ऐसे आता रहेगा। कहां तक आएगा? 99 तक। 99 के बाद 100 3 अंक में चला गया। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो 99 तक आपने संख्याएं लिखी हैं, लेकिन आपने शुरू में 1 से 9 तक को नहीं लिखा। 1 से 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंक का है। तो 99 में शुरू के अगर 9 अगर संख्याओं को नहीं लिखा तो 99 में 9 हटा लो। तो 99 में अगर आप 9 हटाते हो, इसका मतलब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं? 90 हैं। अगर ये 1 से अगर 99 तक लिखा होता, पूरी गिनती लिखी होती 1 से लेकर 99 तक, तो 99 संख्याएं होती। 1 से लेकर 9 तक की गिनती नहीं लिखी, तो 9 तक की गिनती नहीं लिखी, तो 99 में 9 हटा लो, 90 हो गया। जैसे इसे किया वैसे जरा कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, यहां पे आप देखिए एक अंक की संख्या चाहिए थी कि एक अंक कितने हैं, तो यहां पावर में 1 रखा और यहां उससे 1 कम रखा 0। हमको 2 अंक की संख्या पूछ रहा है, तो आप 10 में पावर रख लो 2। 2 अंक की पूछ रहा है इसलिए पावर में 2 रखेंगे, और अगली वैल्यू में पावर इससे 1 छोटी रखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और ये 10 की पावर 1 का मतलब 10। 100 में अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 90। तो ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया। अब आप इस बेसिस पे आप कितने भी अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 3 अंकों की संख्या, तो 100 से स्टार्ट हो जाएगा और हमारी 3 अंकों की संख्या जाएगी 999 तक। अब इसकी गणना करने की आपको जरूरत नहीं है, इस मेथड को फॉलो करिए। 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो हम 10 की पावर 3 लगा दें, माइनस लगा दें, 10 लिख दें, और यहां जितनी पावर है उससे 1 छोटा कर दें, यानी 2 रख दें। सॉल्व कर लें। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो घटा लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 900। तो यानी कि 3 अंकों की टोटल 900 संख्याएं हो जाएंगी। इसी मेथड पे आप चाहे जितने अंकों की संख्या कहे पूछे आप निकाल सकते हो। आपसे क्या कह रहा है सवाल में? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 100 अंकों की संख्या। अब 100 अंकों की संख्या कह रहा है, तो मैं 10 की पावर लिखूंगा 100, जितने अंकों की बात करेगा उसको पावर में रख देंगे, माइनस लगाएंगे, 10 लिखेंगे, और जितनी यहां पावर है उससे 1 छोटी पावर यहां लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। अब 10 की पावर आप देख सकते हैं यहां से 99 कॉमन हो जाएगा, अब ब्रैकेट में बचेगा 10 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर 10 में से 1 घटाया 9 आ गया, यानी आंसर हो गया 9 गुणे 10 की पावर 99। तो देखिए 9 गुणे 10 की पावर 99, 9 गुणे 10 की पावर 99 हमारा आंसर है। अब इसको अगर एक फॉर्मूले की तरीके से याद करना चाहते हैं, वैसे ये आसान है, इस चीज को अगर इस पैटर्न को याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए n अंकों की संख्याएं हो, तो n अंकों की संख्या हो तो 10 की पावर n लिखोगे, माइनस लिखोगे, और 10 की पावर n माइनस 1, इससे पावर 1 कम। अब यहां से 10 की पावर n माइनस 1 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां 10 की पावर 1 बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा। अगर इन दोनों का अगर गुणा करते हो तो पावर जुड़ेगी, -1 + 1 कट जाएगा, 10 की पावर n ही आएगा, वही था। और यहां पे कॉमन लिया है तो यहां 1 हो जाएगा, यानी कि 10 में 1 घटाया 9। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला ये बन गया। कितने भी अंकों की संख्या निकालनी हो ये फॉर्मूला काम करेगा।
अब जैसे यहाँ पे देखिए 100 अंकों की बात कर रहा था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 रख देंगे, तो n की वैल्यू 100 रख देंगे, तो 100 रखोगे, 100 में 1 घटा लो 99, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको चाहिए तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं फॉर्मूला याद करना है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते रहिए, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति को उसे 1 साल बाद 90 रुपए तथा पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपए तथा पगड़ी प्राप्त करता है। पगड़ी का मूल्य बताइए। देखिए 12 महीने के लिए, 12 महीने की बात हो रही थी, 12 महीने के लिए उसे 1 साल यानी 12 महीने के लिए 90 रुपए देता है और पगड़ी देता है। तो 12 महीने के लिए उसे 90 रुपए उसने दिए और साथ में पगड़ी दिया। पगड़ी को पी लिख देते हैं हम लोग। यहां पर 9 महीने के लिए जब वो काम करता है तो उसे 65 रुपया और पगड़ी मिलते हैं। तो जब वो 9 माह के लिए काम करता है तो 9 माह के लिए 65 रुपए मिलते हैं और साथ में एक पगड़ी मिल जाती है। पूछ रहा है पगड़ी का मूल्य बताइए। घटा दिया जाए, अगर 12 माह में से 9 माह घटा देंगे तो ये 3 माह हो जाएगा। यहां घटाते हो तो पगड़ी से पगड़ी की वैल्यू तो कट गई। 90 में से 65 घटा दोगे तो ये 25 रुपया हो गया। इसका मतलब 3 महीने के उसको 25 रुपया प्राप्त होते हैं। 3 महीने के 25 रुपया प्राप्त होते हैं, तो आप चाहो तो 9 महीने का अगर निकाल लो या चाहो तो 12 महीने का निकाल लो, आपकी इच्छा। आप 9 महीने का निकालना चाहते हैं 9 महीने का निकाल लीजिए। 3 महीने के 25 तो 9 महीने के कितने, 3 गुना है, 3 का 3 गुना 9, तो 25 का 3 गुना हो जाएगा 75 रुपए। यानी 9 महीने के लिए उसे टोटल 75 रुपए मिलेंगे। अब यहां पर उसको 9 महीने के लिए उसे मिल रहे हैं 75 रुपए। आप देख सकते हैं 75 रुपए में 65 रुपए का तो ये हो गया। तो पगड़ी की कीमत कितनी बची, 75 में अगर हम 65 घटा लेंगे तो पगड़ी की कीमत आ गई 10 रुपए। हमसे पगड़ी की कीमत पूछ रहा है तो पगड़ी की कीमत आ गई 10 रुपए। आप चाहें तो 12 महीने का भी निकाल सकते थे। 12 महीने को निकाल के 12 महीने की टोटल निकाल लीजिए आय, और उस आय में से 90 रुपए घटा दीजिए तो भी आपकी पगड़ी की कीमत आ जाएगी और यही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदते हैं। देखिए ABCD ने 60 रुपए कीमत का उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों का आधा दिया। ए ने किसका आधा, दूसरे। ए के अलावा दूसरे कौन बचे, ए के अलावा दूसरे बी, सी और डी बचे। तो हम लोग यहां से बारी बारी से ABCD की वैल्यू लिखते जाएंगे। देखिए पूरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पूरा इक्वेशन बनाते हो और सॉल्व करते हो तो वो सब ठीक तो है, लेकिन फिर समय बहुत लग जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन फिर समय लगेगा। समझने की कोशिश करिए। ए ने दूसरों का आधा, ए के अलावा दूसरे कौन बचे, BCD बचे। तो अगर BCD ने 2 रुपया दिया होगा तो ए ने आधा दिया, इसका मतलब ए ने 1 रुपया दिया। ए ने दूसरों का आधा, ए के अलावा दूसरे BCD बचे। BCD ने 2 दिया तो ए ने आधा दिया तो 1 दिया। अगर मैं चारों की वैल्यू देखूं तो 2 और 1 मिला के कितना होता है, 3। 3 की वैल्यू 60 रुपए है। अब ये 3 की वैल्यू 60 रुपए है तो 3 की वैल्यू 60 रुपए हो गई। तो अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू जो 1 होगी वो कितनी होगी, तो 3 का भाग करोगे तो ए की वैल्यू 20 रुपए आ गई। तो यहां से 20 लिख दो सीधे सीधे। ए ने 20 रुपया दिया। आगे पढ़िए, आगे सवाल में क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बी ने दूसरों का 1/3 दिया। अब बी के अलावा दूसरे कौन बचे, ए, सी और डी। अब सोचिए ACD ने अगर 3 दिया होगा तो बी ने 1 दिया होगा। जिस प्रकार यहां पर ए ने दूसरों का आधा दिया तो दूसरों ने 2 दिया तो ए ने 1 दिया, कुल मिला के 3। 3 की वैल्यू 60, 3 का भाग दिया तो 1 की वैल्यू 20। इसी प्रकार बी ने दूसरों का 1/3 दिया तो दूसरे अगर 3 देंगे तो बी 1 देगा, कुल मिला के 3 और 1 मिला के हमारा 4 हुआ। 4 की वैल्यू टोटल 60 रुपए है तो 60 में अगर मैं 4 का भाग करूंगा तो 1 की वैल्यू 15 रुपए आ जाएगी। तो ये 15 बी की वैल्यू आ गई। आगे कहा जा रहा है पी ने दूसरों का 1/4। अब सी के अलावा दूसरे कौन बचे, ए, बी और डी। तो दूसरों का 1/4 यानी दूसरों ने अगर 4 दिया होगा तो सी ने 1 दिया।
सी के अलावा दूसरे ए, बी और डी बचे, तो उनका 1/4 सी दे रहा है, तो अगर उन लोगों ने अगर 4 दिया तो सी ने 1 दिया, तो 4 और 1 जोड़ने पे 5 होता है, और ये 5 की वैल्यू 60 है, तो 5 का अगर भाग देंगे 60 में तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई और चारों की वैल्यू मालूम है, तो हम डी निकाल सकते हैं। इसको आप जोड़िए, 20 15 35 12 47 हो गया। 60 रुपए में ए बी सी ने 47 दिया, तो 60 में 47 घटा दे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। किसी की भी वैल्यू पूछे, केवल डी की नहीं, किसी की वैल्यू पूछे आसानी से आप बता सकते हैं। तो डी की वैल्यू पूछ रहा था 13। अन्य तरीकों से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, क्योंकि समय कम होता है, वीडियो बहुत लंबा नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश की जाती है जो अच्छा तरीका है वही बताया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए होंगे? अब देखिए, उसने टोटल खाए हैं 100 अंगूर, तो यहां बराबर में 100 लिख लो। हर दिन उसने 6 अंगूर ज्यादा खाए हैं। अब इसको देखिए, सामान्य तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि पहले दिन अगर उसने x अंगूर खाया होगा, तो दूसरे दिन उसने 6 अंगूर ज्यादा खाया तो x + 6 खाया। तीसरे दिन फिर 6 ज्यादा खाए तो 12 हो गया। फिर 6 ज्यादा खाए 18 हो गया, और फिर 6 ज्यादा खाए तो 24 हो गया। आप देख लीजिए कि टोटल हमारे कितने दिन कह रहा था? 5 दिन कह रहा था। 5 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5, और ये टोटल 100। ठीक है, तो ये 5 दिन हमारे हो गए। इनको जोड़ लो और सॉल्व कर लो। तो x हमको दिख रहा है 5 बार लिखा है, तो ये हो जाएगा 5x। इसको जोड़ लीजिए, 6 और 12 हमारा हो जाएगा 18, 18 18 36, और 36 और 24 हो जाएगा हमारा 60। तो ये हमारा 60 हो गया। अब बराबर में 100, 60 को इधर ले जाओ, घटा लो, तो ये हो जाएगा हमारा 40, और x का भाग 5 का भाग दे देंगे तो 8। तो पहले दिन पूछ रहा था कितने अंगूर खाए, तो पहले दिन हम लोगों ने अंगूरों की संख्या x ली है, वही x हमसे पूछा जा रहा है, और x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, तो 8 मेरा पहला ऑप्शन। लेकिन इस तरीके से इस क्वेश्चन को मत करिए। आप देख रहे हैं कि वो डेली 6 अंगूर ज्यादा खा रहा है, यानी डेली वैल्यू 6 बढ़ रही है। अब 6 बढ़ रही है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, या इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए 6 का अंतर बराबर है। जब सीरीज हमारी समांतर श्रेणी में होती है, तो बीच का जो पद होता है उसको हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, या इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या आप उसको सामान्य भाषा में औसत या एवरेज समझ लो। तो अगर उसने 5 दिन अंगूर खाए हैं, ठीक है, ये पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वें दिन, 5 दिन अंगूर खाए हैं, ठीक है। ना हो तो ABCD लिख लो, क्योंकि अंकों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये 5वां दिन। 5 दिन अंगूर खाए हैं, डेली 6 अंगूर वो खा रहा है बढ़ा के, तो यानी कि ये एक समांतर श्रेणी बनी। समांतर श्रेणी में जो बीच का पद होता है वो हमारा अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य कहलाता है। अब आप देख सकते हैं 5 दिनों में 100 अंगूर खाए, तो अगर 5 दिनों में 100 अंगूर खाए तो इनका औसत क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा? 100 में 5 का भाग करिए, 100 में 5 का भाग करोगे तो 20, यानी कि जो बीच की संख्या आ गई वो हमारी 20 आ गई। यानी तीसरे दिन उसने 20 अंगूर खाए। डेली 6 अंगूर ज्यादा खा रहा है, तो इसका मतलब है जस्ट इसके पहले दिन 6 कम खाए होंगे, तभी तो अगले दिन 6 ज्यादा हुए थे। इसके पिछले दिन इससे 6 कम रहे होंगे, तो 14 में 6 घटा लो 8। पहले दिन के अंगूरों की संख्या पूछ रहा था, आपका आंसर आ गया, काम खत्म। आपको किसी भी दिन का पूछे बता सकते हो, आपको चौथे दिन का पूछे तो 6 जोड़ दो 26, इसके अगले पूछते तो 26 में 6 जोड़ दो आपका 32। किसी भी दिन के अंगूरों की संख्या आप आसानी से यहां से बता सकते हैं। पहले दिन का पूछ रहा था तो हमारा आंसर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी कि 81 लीटर दूध था, 1/3 निकाल लिया और उसमें उतना ही पानी डाल दिया है। दोबारा फिर मिश्रण से 1/3 निकाला गया और उतना ही फिर यहां पर पानी मिला दिया गया। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे कि भैया हमारा जो मिल्क है वो मिल्क हमारा 81 लीटर है, 1/3 निकाल दिया, 1/3 निकाल दिया, 81 का 1/3 हो जाएगा 27। 27 अगर निकाल दोगे तो बचेगा हमारा दूध 54 लीटर।
54 लीटर हमारा दूध बचा। अब उसमें कह रहा है जितना आपने मिल्क निकाला है उतना ही हमने फिर उसमें पानी मिला दिया, यानी अगर दूध अगर आपने 27 लीटर निकाला है तो आपने 27 लीटर इसमें वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया, तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम है, टोटल धारिता है 54 27 फिर से 81 हो गई। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, फिर पूरे से हमने 1/3 निकाला। अब अगर इस पूरे से फिर 1/3 निकालोगे तो इस पूरे का 1/3 तो हमारा पूरा, अब देखिए पूरा वॉल्यूम जो है वो हमारा 81 है, 81 का 1/3 निकालोगे फिर 27 निकलेगा। उस 27 में अब चूंकि ये एक मिश्रण है तो उसमें दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, तो 1/3 दूध का भी मात्रा कम होगी, 1/3 पानी भी कम होगा। अब 54 का जब 1/3 निकालोगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 कम हो जाएगा, तो यहां से पहले यहां से कम कर लेते हैं। 27 में पहले इसको बांट लो। अब 27 का पहले हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 और 27 में हमारा रेशियो जो है वो 2 और 1 का है। तो अगर दूध और पानी में रेशियो 2-1 का है तो इस 27 लीटर में भी जो दूध पानी निकला होगा वो 2-1 के रेशियो में निकला होगा। 27 को अगर 2-1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये 18 और ये 9 हो जाएगा। तो 18 लीटर मिल्क निकल गया और 9 लीटर पानी निकल गया। अब 18 लीटर मिल्क निकला तो मिल्क हमारा 54 था, तो 18 निकल गया तो ये हो गया 36। वाटर 9 निकल गया तो वाटर हो गया हमारा 18। अब क्वेश्चन में कह रहा उतना ही फिर पानी मिला दिया गया। उतना ही पानी मिलाने का मतलब जितना आपने मिश्रण निकाला था 27 आपने निकाला था, 27 आपने फिर पानी मिला दिया। ठीक है, तो आपका दूध जो हो गया वो तो 36 का 36 रहा, और पानी जो है वो पानी आप देख सकते हैं पानी की मात्रा 27 और 18 हो जाएगा 45। हमसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात। अब 36-45 में आप रेशियो बना लो, 9 से काटोगे तो रेशियो 4 और 5 आ जाएगा, तो 4-5 का रेशियो यानी कि डी ऑप्शन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मत करिए, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप अपना पेपर खराब कर लेंगे, बहुत सारा समय आपका बेकार हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कतई नहीं करना है। देखिए कैसे इसको करेंगे आसानी से। इस बात से क्वेश्चन में फर्क ही नहीं पड़ता कि यहां पे मात्रा क्या दी गई है, केवल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना निकालते हैं और कितना डालते हैं। तो वहां क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/3 निकालते हैं और उतना ही मिला देते हैं। अगर कोई भी संख्या, इस 81 से कोई लेना देना नहीं, कोई भी संख्या अब पूर्ण अगर है तो पूर्ण में अगर कोई संख्या है तो आप अगर उसको परसेंटेज में कहोगे तो 100% कहोगे, और भिन्न के रूप में कहोगे तो 1 कहोगे। यानी जो मेरा टोटल मिल्क था हम मान लेते हैं कि वो अगर वो पूर्णांक में है तो 1 है। अब 1 वाली वैल्यू अगर 1/3 कम हो जाएगी तो 1 में से अगर 1/3 अगर घटाते हो तो वो कितना बचेगा, 2/3, क्योंकि उसने 1/3 निकाला है। ये प्रक्रिया उसने कितनी बार की है, 2 बार की है। यहां पे देखिए, एक बार यहां पे निकाला, फिर दोबारा हमारा 1/3 फिर मिश्रण निकाला गया, 2 बार किया। जितनी बार कहा जाए उतनी पावर लगा दो। 3 बार अगर उसने वो निकाला और डाला है तो पावर 3 लगा दीजिए, 4 बार निकाला है तो 4 लगा दीजिए। तो 1/3 उसने कम किया, अगर कोई संख्या 1/3 कम होगी 2/3 बचेगी। 2 बार की बात हो रही है क्वेश्चन में तो स्क्वायर कर दिया, 4/9। अब ये 4 और 9 क्या है भाई, ये जो 4 और 4 है ये मिल्क है, जो हमारा मिल्क था, जो मिल्क आज बचा है, आज जो मिल्क की मात्रा बची है 2 बार निकालने के बाद वो 4 हो गई। और ये 9 जो है वो 9 हमारी पूर्व मात्रा है, जो पहले की मात्रा हमारी दूध की थी ये वो है जो शुरुआत में थी। अब अगर आज वर्तमान में अगर दूध हमारा 4 है और टोटल मात्रा हमारी आप देख रहे हो जितना निकाल रहे हो उतने मिला रहे हो, यानी कुल मात्रा तो हमारी बराबर है, यानी कुल मात्रा जितनी पहले थी उतनी आज भी, यानी टोटल मात्रा अगर पहले 9 थी तो आज भी हमारी मात्रा 9 है। बस अंतर इतना है कि पहले वो 9 केवल दूध था, अब चूंकि पानी भी मिला दिया है तो इस 9 में दूध भी है और पानी भी है। तो 9 में दूध की मात्रा मुझे मालूम चल चुकी है 4, तो 9 में अगर 4 घटा देंगे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 4:5 का। ऐसे आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको 81 लीटर की कोई जरूरत नहीं है। 1/3 कम किया तो मात्रा बची 2/3। 2 बार प्रक्रिया की गई है इसलिए स्क्वायर लगाया, 3 बार करता क्यूब लगाते। ठीक है, तो 4/9, ये 4 आज मिल्क की बची हुई मात्रा है और ये 9 जो है ये कंटेनर की टोटल मात्रा है। टोटल मात्रा 9 है, मिल्क अगर हमारा 4 है तो 9 में 4 घटा दो तो पानी हो जाएगा 5, यही पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। 1.5 गुना कुशल है, 1.5 गुना का मतलब होता है कि 3/2, यानी ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 है। तो यहां से हम लोगों ने क्षमता का यानी एफिशिएंसी का रेशियो लिख लिया।
3 और 2 का, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है। कौन 8 दिन कम लेता है? एक कम लेता है। तो ये हमें क्षमता का रेशियो मालूम चल गया। अब एफिशिएंसी से टाइम का रेशियो बना सकते हैं, क्षमता से समय का रेशियो बना सकते हैं। क्षमता का रेशियो 3:2 का है तो समय जो है वो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो अगर क्षमता का रेशियो 3:2 तो समय का रेशियो 2:3। कह रहा है कि ए 20 से 8 दिन कम लेता है। आप यहां से देख सकते हैं कि दोनों के समय का अंतर आपको रेशियो में 1 दिख रहा है और क्वेश्चन में समय का अंतर आपको 8 दिन बोले गए हैं। तो 1 बराबर 8 दिन मिल गया हमको। अब यहां से हम आसानी से ए का समय भी निकाल सकते हैं, बी का समय भी निकाल सकते हैं। आप ए का समय देखिए रेशियो में 2 है, 1 बराबर 8 दिन तो ए का समय 2 बराबर 16 दिन हो गया। बी का समय निकालेंगे, 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर 24 हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि बताइए ए उस काम को कितने दिन में करेगा तो आंसर 16 हो जाता। बी के लिए पूछता तो आंसर 24 हो जाता। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करें। एकांतर दिनों पे मतलब ऑल्टरनेट, यानी बारी बारी, पहले ए आए फिर बी आए फिर ए आए फिर बी आए। तो कह रहा है तथा ए पहले कार्य करता है और फिर उसके बाद बी आता है, तो पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ए और बी का टाइम मिल गया, तो इस टाइम का एलसीएम निकाल के हम लोग एक काम निकाल लें और भाग देकर क्षमता निकाल लें। क्षमता वैसे वहां 3:2 ही है, क्षमता का रेशियो 3:2 है। तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। आप भाग दोगे तो क्षमता वही आएगी जो वहां पर लिखी हुई है, तो क्षमता हो जाएगी 3 और 2। ये 48 हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, बारी बारी काम करना है। पहले काम करने कौन आएगा? पहले ए आएगा, वो 3 काम कर देगा। फिर बी आएगा, वो 2 काम कर देगा। फिर ए आएगा 3 करेगा, बी आएगा 2 करेगा। यानी यही साइकिल, यही चक्र बार बार रिपीट करेगा। तो हम देखेंगे इस एक चक्र, एक साइकिल में काम कितना हुआ। तो एक चक्र में ए ने 3 किया और बी ने 2 किया, तो टोटल काम हमारा 5 हो गया। और ये 5 काम करने में कितने दिन लग गए? एक दिन ए को लगे, एक दिन बी को लगे, यानी टोटल 2 दिन लग गए। 2 दिन का एक चक्र बन गया। इसको आप एक चक्र एक साइकिल लिख सकते हो कि एक चक्र में, एक साइकिल में 2 दिन लग रहे हैं और 5 काम हो रहा है। इस 5 से पहले आप 48 को भाग दो। 5 से जहां तक भाग जा रहा हो दो, तो 5 से आप 48 में भाग दोगे तो 5 9 45, 9 बार भाग गया। 9 बार का मतलब ये 9 चक्र हो गए, 9 साइकिल हो गए। एक चक्र में हमको 2 दिन लग रहे हैं, तो 9 चक्र में हमारे लग जाएंगे 18 दिन। 9 पचे 45, जब इससे आपने भाग दिया तो 5 9 45, 45 तक काम हो गया। लेकिन अभी 3 काम बच गया। जब भी नया चक्र शुरू होगा तो पहले ए आएगा काम करने, क्योंकि पहले ए आता है फिर बी आता है, उसके बाद फिर जब नया चक्र शुरू होगा तो ए आएगा। 45 काम हो गया, 3 काम बचा है। ए की क्षमता भी आप देख रहे हैं 3 है, 3 काम बचा है, ए की क्षमता भी 3 है, तो 1 दिन और लग जाएगा, काम हो जाएगा। तो यहां 18 में 1 दिन और जोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा काम जो है वो 19 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पहिए का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर दिया है। यदि 1 मिनट में वह, यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया हुआ है, 1 मिनट में अगर वो 28 चक्कर लगाता है तो 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितना समय लगेगा? समय पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। कोई भी पहिया एक चक्कर में जो दूरी चलता है, वो एक चक्कर में दूरी जो चलेगा वो हमेशा अपने परिधि के बराबर चलेगा। ये जितनी भी परिधि है, इस परिधि की लंबाई, परिधि को हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। ये सरकमफ्रेंस या परिधि जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो एक चक्कर में कोई भी पहिया 2πr की दूरी चलेगा एक बार में। तो 2πr पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2 पाई का मान 22/7 और r हमें दिया हुआ है। व्यास 3 अगर मीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2। ये एक चक्कर की चली गई दूरी है। पहिया कितने चक्कर लगा रहा है? 28 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर की दूरी 2πr, तो 28 चक्कर की दूरी अगर लिखनी है तो हमने इसमें 28 का गुणा किया, तो ये 28 चक्कर की दूरी आ गई। ये 28 चक्कर की जो दूरी है वो कितने देर में चल रहा है? 1 मिनट में चल रहा है। हमसे पूछ रहा है कितने मिनट लगेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे उसको n मिनट लगेंगे। जब वो ऐसे n मिनट चलेगा तब जाके टोटल दूरी 5.280 किलोमीटर चल पाएगा। अब ये 5.280 जो है वो किलोमीटर में है, जबकि यहां व्यास हमको दिया हुआ है मीटर में।
तो हम लोग इसे मीटर में चेंज कर लें। 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर होता है, तो इसमें 1000 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5280 मीटर। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर। उसने कितने चक्कर लगाए हैं? 28 चक्कर। तो 28 चक्कर की दूरी कितने मिनट में लगाए हैं? 1 मिनट में। चलेगा कितने मिनट? हमने उसे n मिनट मान लिया कि मान लेते हैं वो n मिनट चला, और n मिनट में चल के इतनी दूरी उसने तय कर ली। यही n हमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं, 7 से 28 को काट दिया 4, ये 2 कट गया इधर। 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 से काटा 11 चौका 44, 11 बटे 88, 0 बच गया। ठीक है, तो 4 तियां 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 20 हो गया, और सारा कट गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया n की वैल्यू 20 मिनट। 20 मिनट देखिए आंसर 20 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तदनुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, समचतुर्भुज या रोम्बस हम लोग किसे कहते हैं? हम लोग समचतुर्भुज या रोम्बस ऐसी चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस बोलते हैं। कह रहा है कि इस समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो 200 है। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो यानी 4 भुजाओं का योगफल अगर हमें 200 दिया है तो 4 का भाग कर लिया तो हर एक भुजा 50-50 की आ जाएगी। परिमाप यानी पेरीमीटर, सारी भुजाओं का योग हमें दिया हुआ है 200, तो प्रत्येक भुजा हमारी 50 की आ गई। इसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया है। याद रख लीजिए, जब भी समचतुर्भुज में 60 डिग्री का कोण बन रहा हो या 120 डिग्री का कोण बन रहा हो, दोनों केस में कोई भी बन रहा हो, तो आप समझ जाइए कि समचतुर्भुज में आपके 2 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। कैसे होगा? देखिए, अब ये मान लेते हैं कोण हमें कह रहा है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी सीधी बात है 60 डिग्री होगा। 60 और 60 हो गया 120। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमारा 360 होता है। 360 में अगर 120 अगर ये हो चुका है तो 360 में 120 अगर हम लोग घटा लें तो 240 बचा। अब 240 में 120 डिग्री ये होगा और 120 डिग्री ये होगा, और जब इसके विकर्ण को मिलाओगे तो अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री था तो ये भी 60-60 डिग्री में विभाजित हो जाएगा, और ये भी 60-60 पे विभाजित हो जाएगा। 120 और 120 हो गया हमारा 240, और ये 60 और 60 120, टोटल 360 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज को अगर मैं देखूं तो इस त्रिभुज के तीनों कोण हमें 60-60 दिख रहे हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोण भी मुझे 60-60 दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि अगर समचतुर्भुज में एंगल अगर हमको 60 डिग्री या 120 डिग्री दिया हो, देखिए यहां से 60 है, ये 60-60 है, तो ये 120-120 हो गए। अगर ये 120 दिए होते तो ये दोनों 60-60 हो जाते। 2 समबाहु त्रिभुज बना, इसकी तीनों कोण भी 60 है, इसके तीनों कोण भी 60 है। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा बराबर होती है। अगर ये भुजा 50 है, ये भुजा 50 है, तो ये भुजा भी 50 हो जाएगी। ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई। 2 समबाहु त्रिभुज बन गए। हमसे पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समचतुर्भुज का हमको अगर एरिया निकालना है तो हम लोग देख रहे हैं 2 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान 50 है तो 50 गुणे 50 कर देंगे। चूंकि 2 समबाहु बन रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। 2 से 4 को काट दिया 2, 2 से इधर 50 काट दिया 25, 25 गुणे 50 हो जाएगा 125, यानी 1250 हो जाएगा इधर, और √3 लगा दो तो यानी आपका आंसर आ गया 1250 √3। तो 1250 √3 ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप हाइट निकाल के भी कर सकते थे इस तरीके से। ये हमको भुजा 50-50 मिल गई थी, यहां से इस पे आप लंब डाल देते, ये एंगल 60 डिग्री था। ये हाइट हम निकाल लेते। हाइट निकालने के लिए इस एंगल के सामने हमको लंब दिया हुआ, लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण हम जानते हैं साइन में रिलेट करते हैं, तो साइन थीटा अगर हम लगा देते, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण। तो यहां से हम लोग अपना साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है, तो यहां से h निकल जाता। जब h निकल जाता तो आपका एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, बेस इंटू हाइट, ये लगा देते।
बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा पूरा 50 है तो बी की जगह 50 रख लेते, यहां से एच कैलकुलेट करके रख देते तो हमारा एरिया वहां से भी आ जाता। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लकड़ी के एक गोले की त्रिज्या जो है वो हमारी 6√3 है, तब इस गोले में से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक गोला है, एक गोला है, देखिए ये सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं है। अब चूंकि बोर्ड पे बनाएंगे तो वो 2D जैसा ही आपको दिखेगा, है ना, तो वृत्त जैसा दिखेगा, वृत्त नहीं, इसको आप गोला समझिएगा, जैसे फुटबॉल, ठीक है, स्फीयर है। इसके अंदर से एक घन काटा गया है कुछ इस प्रकार। अब देखिए ये आपको देखने पे वर्ग जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये वर्ग नहीं है, आप इसको समझते रहिएगा। ये घन है, एक क्यूब है, जैसे आपने लूडो खेला होगा, पासा देखा होगा, डाइस, वो हमारा एक क्यूब है। तो इस तरीके का काटा गया। तो एक ये फुटबॉल समझिए, उस फुटबॉल में से एक बड़ा सा ऐसे घन काट दिया गया, ठीक है। इसकी रेडियस हमें दी गई है 6√3, तब इस गोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मालूम है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो, सॉरी, हमें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 6a² होता है। हमें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, 6a²। चलिए इसकी रेडियस अगर 6√3 दी है ये, तो मैं अगर पूछूं कि इसका जो डायमीटर होगा यानी जो व्यास होगा वो क्या होगा, तो व्यास रेडियस का डबल होता है, तो यानी कि ये पूरा हो जाएगा 12√3। अब ये जो 12√3 है वो इस घन का विकर्ण है। ध्यान रहे इसको वर्ग मत समझिएगा, नहीं तो वर्ग का विकर्ण फिर a√2 होता है। चाहे वर्ग नहीं है, ये घन है, और घन का जो विकर्ण होता है वो a√3 होता है। तो ये जो घन है, इस घन का जो विकर्ण है वो a√3 होगा। इसको वर्ग नहीं समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, इसे घन बोला गया है, घन का विकर्ण a√3 होता है। ये घन का जो विकर्ण a√3 है वो इस पूरे गोले के व्यास के बराबर है। तो a√3 की वैल्यू हमारी 12√3 के बराबर है। √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू हमारी 12 आ गई। हमसे पूछा जा रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a²। तो 6a², a हमारा 12 है, तो 12 गुणे 12, तो 6 और ये हमारा 144, 6 चौका 24, 2 बचा, 6 चौका 24 और 2 26, 2 6 कम 6 2 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 864, 864 देख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 864, यानी बी ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों का आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।